हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वाटर। वाटर ये क्लास 7 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है। तो इस चैप्टर में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये, और इसमें से एक दो क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, तो आपको उसे पता चल जाएगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आते हैं एग्जाम में। कोई टफ नहीं होते, बस उसको पूछने का तरीका जो है वो उनका अलग होता है, जिससे क्वेश्चन जो है वो उसकी हम बोल सकते हैं कि उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफर ऑफ वाटर ऑन अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर इंक्लूड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो वाटर ट्रांसफर ऑफ वाटर है अर्थ और इसके एटमॉस्फेयर के बीच में, वो कौन कौन से एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये क्वेश्चन जो है वो केपीएस एग्जाम में आया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर हुआ था। तो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सिंपल है, बस उसको पूछने का तरीका अलग है। कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। तो ऑप्शंस इन्होंने दी हुई हैं प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, विंड एंड टेम्परेचर। तो हमें लगेगा कि ये तो सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर होगा तो इवेपोरेशन होगा। तो हमें बताना है कि बेसिक फैक्टर्स कौन से हैं, मेन फैक्टर्स जिनके ऊपर जो है वो ट्रांसफर ऑफ वाटर जो है वो डिपेंड करता है अर्थ और एटमॉस्फेयर में। अब जो ट्रांसफर ऑफ वाटर है अर्थ और एटमॉस्फेयर में, उसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। क्योंकि पानी जो है हमें पता है कि वही पानी इवेपोरेट होता है, बारिश करके वही पानी जमीन पे आता है, तो एक साइकिल बनता है जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन एंड विंड। ऑप्शन सी है इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, विंड एंड टेम्परेचर, एंड द लास्ट ऑप्शन इज इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। तो जो वाटर साइकिल है, मेनली क्वेश्चन ये पूछा है कि जो वाटर साइकिल है वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसका जो सही आंसर है दैट इज डी, ऑप्शन डी जो है। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, इवेपोरेशन होती है। जब पानी इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाके टेम्परेचर कम होता है तो वो ठंडा हो जाता है, मतलब कंडेंसेशन हो जाती है। ठंडा होने के बाद पानी भारी होकर नीचे गिरता है। तो पानी का किसी भी रूप में नीचे गिरना दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो तीसरी आ गई प्रेसिपिटेशन। और पानी किसी भी रूप में जब नीचे गिरता है, चाहे वो बर्फ के रूप में गिरे, स्नो हो, ओले हो, बारिश हो, स्लीट हो, हेल स्टॉर्म हो, कुछ भी हो, किसी भी रूप में पानी का गिरना दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। और लास्ट ऑप्शन है रन ऑफ। जब बारिश होती है तो पानी जो है बह के नदियों में मिलता है, नदियों का पानी जाके फिर से सागर में मिलता है, और वही पानी दोबारा से इवेपोरेट होके ऊपर जाता है। तो इसका मतलब सही ऑप्शन है दैट इज इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन सिंपल है, पर उनको किस तरह से जो है मोल्ड करके पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड। कि 1000 ग्राम में जो है, अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ सॉल्ट हो, उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज डेंसिटी, ऑप्शन बी इज सैलिनिटी, ऑप्शन सी इज ह्यूमिडिटी, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, सैलिनिटी। सैलिनिटी होती है इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। अगर हम एवरेज सैलिनिटी की बात करें, हमें पता है जो हमारा ओशन वाटर है वो सॉल्टी है, उसमें सैलिनिटी है। सैलिनिटी मतलब उसमें नमक है, बहुत सारे उसमें सॉल्ट्स हैं। तो उसकी जो एवरेज सैलिनिटी है, जो ओशन वाटर है, उसकी जो एवरेज सैलिनिटी है दैट इज 35 पार्ट्स पर 1000। मतलब 1000 ग्राम में 35 ग्राम नमक अगर हम डाल दिया जाए, वो पानी जितना ज्यादा वो सैलाइन होगा, जितना उसमें नमकीन होगा, उतनी ही सैलिनिटी जो है हमारे ओशन वाटर की है। Next question is the process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land called। कि ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी जो है लगातार चलता रहता है, अपनी फॉर्म चेंज करता है ओशन से वो एटमॉस्फेयर में और लैंड पे, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज ओशन करंट, ऑप्शन बी इज टाइड्स, ऑप्शन सी इज वाटर साइकिल, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर मैंने अभी डिस्कस किया कि पानी जो है जब अपनी फॉर्म चेंज करता है, पहले भाप बनता है, ऊपर जाके ठंडा होता है, पानी का रूप बनता है, नीचे गिरता है, फिर से वो बहता हुआ पानी बन के ओशन में मिलता है, और वो प्रोसेस चलता रहता है, तो उसको कहते हैं हम वाटर साइकिल। Next question, question number 4. A huge tide wave dash is formed when an earthquake, a volcanic eruption or underwater landslide shift large amount of ocean water। कि जब अर्थक्वेक्स आते हैं या वॉल्केनिक eruption होती है या पानी के अंदर लैंडस्लाइड्स होता है, जो भी ओशन के नीचे की प्लेट्स हैं
उनमें कोई हलचल होती है, लैंडस्लाइड होता है, तो जो है ओशन करंट, ओशन जो वाटर है बहुत ज़्यादा वो लेवल पे क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट कैसे होता है कि अगर जो प्लेट्स हैं मूव करेंगी, उनके बीच गैप बनेगा, तो उससे क्या होगा, उस गैप को भरने के लिए जो ओशन वाटर है वो जाएगा, तो क्या होगा, जो पानी है उसमें एक तरह से हम बोल सकते हैं कि करंट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो इनको क्या कहते हैं, कौन सी वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं? ऑप्शन ए हमारे पास हार्बर वेव्स, ऑप्शन बी इज सोनामी, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो अगर हम इसकी बात करें, इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन, वैसे तो सुनामी हम उसको कहते हैं, पर जो हार्बर वेव्स हैं उसको भी सुनामी ही कहते हैं। सुनामी एक तरह से जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स, क्योंकि हार्बर्स जो है सुनामी की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हार्बर्स क्या होते हैं, जहाँ पे शिप्स को खड़ा किया जाता है। तो जब भी सुनामी आती है, ऑब्वियस सबसे पहले जो कोस्टल एरिया है वही डिस्ट्रॉय होता है, तो हार्बर्स उसकी वजह से डिस्ट्रॉय होते हैं, इसीलिए सुनामी को हार्बर वेव्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which part of Andaman and Nicobar Island that mark the southernmost point of India got completely submerged underwater during the tsunami of December 26, 2004? 2004 में सुनामी आई थी, तो अंडमान और निकोबार, जो कि हमें पता है इंडिया के जो है ईस्ट की तरफ पड़ता है, मतलब बे ऑफ बंगाल में, तो वहाँ पे उसका कौन सी जगह है, कौन सा ऐसा प्लेस है जो कम्प्लीटली पानी के नीचे चला गया था सुनामी की वजह से, और वो बिल्कुल जो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट था इंडिया का। तो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए इज पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी इज इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है दैट इज बी, जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान और निकोबार आइलैंड का, that got completely submerged underwater during the tsunami. Next question, question number 6. During the full moon and new moon days, the sun, the moon and earth are in the line form the highest tides called. होता क्या है, जब भी फुल मून होता है या उसके 15 दिन बाद 28 डेज के बाद न्यू मून होता है, तो उस वक्त क्या होता है, सन, मून और अर्थ जो है एक लाइन में होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास सन है और यहाँ पे मून और यहाँ पे अर्थ, तो क्या होगा, एक लाइन में होंगे। यहाँ पे सन है या यहाँ पे अर्थ है या मून, तो क्या होगा, जब फुल मून होता है या न्यू मून होता है, तो सन, मून और जो अर्थ है वो एक लाइन में होते हैं। तो ग्रेविटेशनल पुल जो है मून और सन का वो ज्यादा होता है। हमें पता है सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल है। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो टाइड्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो टाइड्स जो है बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हाई हो जाती हैं फुल मून और न्यू मून के टाइम पे, क्योंकि सन और मून का जो है यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल पुल जो है लगेगा और यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल पुल, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो टाइड्स हैं बहुत ज्यादा ऊंची उठती हैं। तो उन टाइड्स को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है नीप टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स, ओशन करंट्स और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज स्प्रिंग टाइड्स। उनको कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स, क्योंकि ये टाइड्स जो है बहुत ऊंची होती हैं, हाईएस्ट टाइड्स होती हैं ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है। और इन टाइड्स को जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो टाइड्स हैं नेविगेशन में हेल्प करती हैं, क्योंकि ये हाई टाइड्स होती हैं। ग्रेविटेशन पुल की वजह से क्या होता है, जो भी शोर्स हैं, किनारे हैं, कोस्टल एरिया है, वहां पे पानी का लेवल ज्यादा हो जाएगा, तो जो शिप्स हैं उनको जो है उनको हेल्प मिलेगी, हार्बर जो है वो इजीली जो है उनको कोस्ट तक पहुंचने में हेल्प मिलेगी। और हाई टाइड्स जो है वो फिशिंग में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि फिश जो है वो अगर ज्यादा पानी जो है कोस्टल एरिया की तरफ आएगा तो ज्यादा फिश जो है वो उनकी तरफ आएगी, तो जो फिशरमैन है उनको जो है इजीली क्या हम बोल सकते हैं कि प्लेंटीफुल कैच जो है मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड। दिन में 2 बार जो रिदमिक राइज और फॉल होता है ओशन वाटर का, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज टाइड्स, ऑप्शन बी इज ओशन करंट, ऑप्शन सी इज वेव एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो जो रिदमिक राइज और फॉल होता है ओशन वाटर में ट्वाइस इन अ डे, दैट इज कॉल्ड टाइड्स। ओके, अगर हम टाइड्स की बात करें, ये जो राइज और फॉल होता है सी लेवल में किसकी वजह से होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। हमें पता है कि मून और सन जो है वो ग्रेविटेशनल पुल करते हैं, तो जो सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं उनकी वजह से, और दूसरा हो गया जो अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है उसकी वजह से क्या होता है? रिदमिक राइज और फॉल ऑफ ओशन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र नदी की ट्राइब्यूटरी में से कौन सी है? ऑप्शन आर गंडक, कोसी, तीस्ता एंड सन। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सी, जो तीस्ता रिवर है दैट इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है और इंडिया के ये अरुणाचल प्रदेश जो है
सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है वहां पे एंटर करती है और असम से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। और दूसरी रिवर जो है गंगा, जो ब्रह्मपुत्र के साथ बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, और ये दोनों नदियां जो है आपस में जब बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं तो बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसे हमें पता है सुंदरबन डेल्टा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में रिवाइज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले है कैस्पियन सी, दूसरा है टाइड्स, तीसरा है सुनामी एंड चौथा है ओशन करंट्स। कैस्पियन सी अगर हम बात करें किसके साथ मैच होगा, दैट विल गेट मैच विद लार्जेस्ट लेक। कैसे? कैस्पियन सी जो है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक है, और हम बोल सकते हैं इट इज लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक पर सॉल्ट वाटर लेक है। ये कहाँ पे पड़ती है? ये इसके जो एक तरफ है, एक तरफ जो है कोकाकस माउंटेन है यूरोप के, और दूसरी तरफ जो है एशिया की जो ग्रासलैंड है स्टेपी वो पड़ते हैं। ठीक है, चारों तरफ से ये जमीन से घिरा हुआ है। बोलने को ये सी है पर ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, दैट इज वाई इसको लेक कहा जाता है। तो ये कैस्पियन सी जो है वो सॉल्ट वाटर लेक है सबसे बड़ी। पर अगर हम बात करें फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया भी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी हो सकती है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो जो फ्रेश वाटर लेक है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करेंगे, पानी की मात्रा जो है किस लेक में सबसे ज्यादा है वर्ल्ड की, तो वो है लेक बैकाल, जो कि रशिया में है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन जो है ये टर्म जो है ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी इसमें इतना ज्यादा है दैट इज इक्वल टू द ऑल 5 लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो 5 लेक्स पड़ती हैं जिनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है, उनमें जितना पानी है उतना पानी जो है इस जो लेक बैकाल है उसमें है। लेक बैकाल जो है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, और फ्रेश वाटर लेक है। पर अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, कौन सी लेक का सरफेस एरिया सबसे बड़ा है और वो फ्रेश वाटर लेक है, तो वो है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर जो है वो जो ग्रेट लेक्स हैं उनमें से एक है। ग्रेट लेक्स जो है 5 हैं, कौन कौन सी हैं वो, अगर उनके भी मैं थोड़े से नाम साथ साथ में बोल दूं तो वो है सुपीरियर हो गया, नंबर 2 मिशिगन, नंबर 3 एरी, नंबर 4 ओंटारियो एंड नंबर 5 ह्यूरॉन। तो ये 5 लेक्स हैं, उनमें से जो सुपीरियर है दैट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, और जो लेक बैकाल है दैट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली हैं। नेक्स्ट है टाइड। टाइड क्या होता है? इट इज पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। ठीक है, पहला पहले के साथ मैच होगा, सेकंड के साथ थर्ड। अगर हम बात करें सुनामी बिल्कुल द स्ट्रॉन्ग सीजमिक वेव्स, एंड द लास्ट वन इज ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या है? स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ्स। तो ये डायरेक्टली मैच हो रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, when the moon is in its first and last quarter, the ocean waters get drawn it in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides. These tides are called स्प्रिंग टाइड्स, नीप टाइड्स, हार्बो टाइड्स और नॉन ऑफ अबव। अब हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास यहाँ सन है, यहाँ पे अर्थ है, और मून जो है वो इसके फर्स्ट क्वार्टर या लास्ट क्वार्टर में है, तो बिल्कुल ये सेम लाइन में नहीं है। तो क्या होता है, जो सन की ग्रेविटेशनल पुल और जो मून की ग्रेविटेशनल पुल है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी तो क्या होगा, टाइड्स जो है वो छोटी बनेंगी, लो टाइड्स बनेंगी। उनको क्या कहते हैं? हमने स्प्रिंग टाइड्स पढ़ा था, जो हाई टाइड्स है उनको स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। तो ऑप्शन जो सही है दैट इज नीप टाइड्स, इनको कहते हैं नीप टाइड्स। जब लो टाइड्स बनती हैं तो उनको कहते हैं नीप टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब वार्म ओशन करंट्स की बात करें, 2 तरह के करंट होते हैं, वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट्स। ठीक है, अब जो वार्म ओशन करंट है वो कहाँ पे ज्यादा ओरिजिनेट होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास इक्वेटर, पोल्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसका क्वेश्चन जो है हम देख के सीधा बता सकते हैं वार्म ओशन करंट कहाँ बनेंगे, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर कहाँ पे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इक्वेटर। इक्वेटर पे क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि सन की जो है डायरेक्ट रेज पड़ती है, इस वजह से टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसकी वजह से जो ओशन करंट है वो गर्म होंगे या वार्म ओशन करंट है, इसीलिए वार्म ओशन करंट जो है वो इक्वेटर के पास ओरिजिनेट होते हैं। तो और जो अगर हम बात करें कोल्ड ओशन करंट्स, तो वो कहाँ पे होंगे? ऑब्वियसली जो पोलर रीजन है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ डेड सी इन इजराइल? कि जो इजराइल का डेड सी है, पहले तो उसको डेड सी क्यों कहा जाता है, वहां की एवरेज सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब 1000
ग्राम जो पानी है उसमें कितने ग्राम जो है वो नमक की मात्रा है, सॉल्ट की मात्रा है, उसको सैलिनिटी कहते हैं। तो जो डेड सी है उसकी एवरेज सैलिनिटी कितनी है? ऑप्शन है हमारे पास 400 ग्राम्स, ऑप्शन बी इज 340 ग्राम्स, ऑप्शन सी इज 520 ग्राम्स एंड ऑप्शन डी इज 300 ग्राम्स। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी 340 ग्राम्स। तो जो डेड सी है इजराइल में उसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, दैट इज 340 ग्राम्स इन 1000 ग्राम। मतलब अगर 1000 ग्राम पानी लिया जाए उसमें 340 ग्राम जो है वो सॉल्ट होता है। तो इतनी ज्यादा सैलिनिटी होने की वजह से क्या है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या है, अगर कोई स्विमर्स वहां जाते हैं पानी में तो वो फ्लोट करते हैं, ऊपर तैरने लगते हैं, नीचे नहीं डूबते हैं, क्योंकि उस पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। डेंसिटी क्यों ज्यादा है? सैलिनिटी होने की, ज्यादा सैलिनिटी होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मच पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर? अर्थ का कितना, अर्थ के सरफेस का कितना पार्ट जो है पानी से ढका हुआ है? ऑप्शन है हमारे पास 3/4, ऑप्शन बी इज 1/3, ऑप्शन सी इज 2/3 एंड ऑप्शन डी इज 1/4। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मतलब 3/4। हमें पता है जो 70% अर्थ का सरफेस है दैट इज कवर्ड विद वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे? कौन सा दिन जो है वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है? चैप्टर वाटर है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो जेन्युइन है। ऑप्शन ए है मार्च 22, ऑप्शन बी इज अप्रैल 22, ऑप्शन सी इज मई 22 एंड ऑप्शन डी इज जून 22। तो सही आंसर है दैट इज मार्च 22। 22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। अब यहाँ पे अगर बाकी डेट्स लिखी हैं उनका भी अगर मैं थोड़े से बता दूं, अप्रैल 22 को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, और जो मई 22 है उस दिन वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को, और वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो है 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज कोल्ड ओशन करंट्स? कोल्ड ओशन करंट्स कौन जो है उनको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी इज लैब्राडोर ओशन करंट, ऑप्शन सी इज हॉरिजॉन्टल करंट्स एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें, हमने पीछे बात की थी कि दो तरह के करंट्स होते हैं, वार्म ओशन करंट्स, कोल्ड ओशन करंट्स। वार्म ओशन करंट जो इक्वेटर के पास ओरिजिनेट होते हैं, और कोल्ड ओशन करंट जो पोलर रीजन में पोल्स के पास ओरिजिनेट होते हैं। तो जो कोल्ड ओशन करंट्स हैं उनको कहा जाता है ऑप्शन बी लैब्राडोर ओशन करंट्स। ठीक है, और जो वार्म ओशन करंट्स हैं उनको कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम, जो कि जो इक्वेटर है वहां पे ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, और अगर थोड़ा सा इनके बारे में बताएं कि जहां पे वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट आपस में मिलते हैं वहां पे बहुत अच्छा जो फिशिंग ग्राउंड जो है वो प्रोवाइड होता है, क्योंकि जहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशन करंट मिलेंगे वहां पे ज्यादा फिश होगी, तो फिशरमैन को उसका फायदा होता है। और कहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशन करंट मिलते हैं, ऐसे सीज कहाँ पाए जाते हैं, तो वो है जापान हो गया, और जो ईस्टर्न कोस्ट है नॉर्थ अमेरिका का, मतलब नॉर्थ अमेरिका का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी तट है, वहां पे जो है ऐसे वार्म और कोल्ड ओशन करंट जहां मिलते हैं ऐसे करंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द सर्कुलर मोशन इन विच वार्मर एयर राइजेस व्हाइल कूलर एयर फ्रॉम द सराउंडिंग ड्रॉप्स डाउन टू टेक द प्लेस इज नोन एज। ऐसा सर्कुलर मोशन जहां पे क्या होता है, गर्म हवा ऊपर की तरफ उड़ती है और जो ठंडी हवा है वो आसपास से आकर उस जगह को लेने की कोशिश करती है, उस जगह को ले लेती है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है कन्वेंशन, ऑप्शन बी इज साइक्लिक मोशन, ऑप्शन सी इज सॉरी यहाँ पे कन्वेक्शन होना चाहिए, ये थोड़े से सेम हो गए, कन्वेक्शन, एंड ऑप्शन डी इज कंडेंसेशन। तो सही आंसर है जो है कन्वेक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्ट कर सकते हैं, कन्वेंशन लिख दिया है। कन्वेंशन अलग चीज है, कन्वेक्शन अलग चीज है। कन्वेक्शन होता क्या है, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, जब भी टेम्परेचर अप होता है हवा गर्म होती है, हवा जब गर्म होती है वो एक्सपैंड करती है, हल्की होती है और ऊपर की तरफ उठती है, तो वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जो हवा है वो गर्म होगी, ऊपर की तरफ उठेगी, तो जो आसपास की ठंडी हवा है वो फटाफट से उसकी जगह लेने के लिए आ जाएगी। तो जहाँ पे ठंडी हवा है वो हवा क्या होगी, भारी होगी, तो भारी होगी तो वो हाई प्रेशर एरिया जो है क्रिएट करेगी, और जहाँ पे हवा गर्म होगी वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट करेगी। तो जब वो हवा जो है गर्म होकर ऊपर चली जाएगी तो जो आसपास की ठंडी हवा है उसकी जगह ले लेगी वो। तो इसका मतलब जो हवा है वो हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया आ रही है, उसको हम विंड कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो है ये जो सर्कुलर मोशन बनता है उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। ऐसा ही पानी के केस में भी होता है,
कि अगर पानी जो है वो गर्म होके ऊपर आ रहा है तो जो आसपास का पानी है जो है वो उसकी जगह लेगा, ठीक है। तो एक सर्कुलर मोशन बनता है, उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटोराइंग। कौन सी वजह से जो है पानी की क्वालिटी जो है कम होती जा रही है? ऑप्शन है डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन बी इज केमिकल रिलीज्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी इज इंक्रीज्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही फैक्टर्स जो हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द हाइट ऑफ वेव्स। जो वेव्स बनती हैं उनकी हाइट जो है कौन के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? ऑप्शंस हैं अर्थक्वेक, ऑप्शन बी इज अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, ऑप्शन सी इज स्पीड ऑफ विंड एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। ये सारे ही फैक्टर्स जो है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जो वेव्स हैं उनकी हाइट कम होगी या ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। कौन से फैक्टर जो है ओशन वाटर की मूवमेंट को जो है अफेक्ट करते हैं? ऑप्शन है टेम्परेचर, ऑप्शन बी इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, ऑप्शन सी इज वार्म एंड कोल्ड और करंट्स एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। टेम्परेचर, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून एंड द वार्म एंड कोल्ड करंट्स, दीज ऑल अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। और साथ में हम बोल सकते हैं जो अर्थ की रोटेशन है उसकी वजह से भी अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन ओशन सरफेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन आर कॉल्ड। जो पानी है वो कॉन्स्टेंटली जो है ओशन के सरफेस पे एक डायरेक्शन में जो है मूव करता रहता है, उसको क्या कहते हैं? टाइड्स, वेव्स, ओशन करंट्स एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है दैट इज सी, ओशन करंट। जो दो तरह के होते हैं, वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट। वार्म ओशन को करंट्स को गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं जो इक्वेटर्स के पास ओरिजिनेट होते हैं, और जो कोल्ड ओशन करंट है उनको लैब्राडोर ओशन करंट कहते हैं जो पोल्स के पास ओरिजिनेट होते हैं। अब होता क्या है, हमने पढ़ा था जब हमने अभी पीछे कन्वेक्शन पढ़ा, उसमें क्या होता है कि जो हीट ट्रांसफर होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब गर्म पानी ऊपर उठेगा तो जो ठंडा पानी है या ठंडी हवा है वो उसकी जगह ले लेगी। तो इसी तरह से जो लैब्राडोर ओशन करंट्स हैं जो कि ठंडे ओशन करंट्स हैं वो पोल्स के पास ओरिजिनेट होते हैं, तो वो इक्वेटर की तरफ आते हैं क्योंकि उनको जो है गर्म पानी की जगह लेनी है, और जो गर्म पानी है वो कहाँ जाता है? दूसरी तरफ जाता है। तो इस तरह से क्या है, एक सर्कुलर मोशन बनता है जिसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।